नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। जी हां, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर से। सीएम अशोक गहलोत ने जेल विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम ने जेलों में बंदियों के पास मोबाइल और अवैध सामान मिलने जैसी घटनाओं पर गहरी चिंता जाहिर की है और कैदियों तक ये सामग्री पहुंचाने वाले जेल प्रहरियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि कैदियों के पास मोबाइल, मादक पदार्थ, हथियार जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं का पहुंचना और उनका जेलों से आपराधिक गतिविधियों को संचालित करना जेलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। निजी स्कूल फीस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई अधूरी रही। कल सुबह 10:30 बजे एक बार फिर मामले में जयपुर हाईकोर्ट सुनवाई करेगी। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से कहा है कि अगर सरकार की 28 अक्टूबर की सिफारिशों से निजी स्कूल और अभिभावकों को आपत्ति है तो कोर्ट इस सत्र की फीस का पुनर्निर्धारण करवा सकती है। निजी स्कूल फीस मामले को लेकर आज राजस्थान हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई चली, लेकिन आज भी समय अभाव के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कल सुबह एक बार फिर से मामले की सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा है और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ AAG राजेश महर्षि, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ उनका पक्ष राज्य सरकार की तरफ से रहा है। सर, किस तरह के आर्गूमेंट्स आज आपके रहे हैं? सर देखिए, राज्य सरकार की ओर से आज माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष जो हाईकोर्ट के डायरेक्शंस के द्वारा रिकमेंडेशंस दी गई थी कि स्कूलों की ओपनिंग के पश्चात और स्कूलों की ओपनिंग से पहले किस प्रकार से फीस चार्ज की जाए, उस रिकमेंडेशन को बताया गया तथा साथ में ही राज्य सरकार को इस प्रकार की रिकमेंडेशन देने का और जो अर्लियर डेफरमेंट के ऑर्डर थे उनको पास करने की कॉम्पिटेंस के बारे में बहस की गई कि राज्य सरकार के पास आर्टिकल 162 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राजस्थान एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के तहत पारित जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत, और उसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंट एजुकेशनल एक्ट 1989 है उसके सेक्शन 43 के लाइट में पावर्स है और उन पावर्स के तहत एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने का राज्य सरकार को पूरा अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही एक डॉक्ट्राइन ऑफ पेरेंट्स पेट्रिया के संबंध में भी आर्ग्यूमेंट दिया गया कि इस डॉक्ट्राइन के तहत भी स्टेट गवर्नमेंट जो कि पूरे अपने स्टेट की जनता के लिए कस्टोडियन का काम करती है वो इस प्रकार के ऑर्डर पारित कर सकती है। सर, आपने जो है फीस का पुनर्निर्धारण की भी बात की कि फीस को दोबारा से जो है उसको कैलकुलेशन किया जाए, वो किस तरह के आर्गूमेंट्स हैं? देखिए, वो अल्टरनेटिव एक आर्ग्यूमेंट राज्य सरकार की तरफ से दिया गया, क्योंकि पेरेंट्स का ये कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी गई है उनमें स्कूलों को जो फीस कलेक्ट करने की अनुमति दी गई है वो ज़्यादा है। स्कूल्स का ये कहना है कि हमने जितनी अनुमति दी है उससे एक्सेस वो प्राप्त करने के लिए अधिकारी हैं, इवन दो उनका कहना है कि वो तो 100% स्कूल फी लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया कि दोनों पक्षों के बीच में बैलेंस स्थापित हो सके, क्योंकि राजस्थान फी रेगुलेशन एक्ट 2016 बना हुआ है जिसके तहत एक रेगुलेटिंग फी कमेटी बनाने का अधिकार है। हर स्कूल के अंदर वो कमेटी बनती है जो अपने हर सत्र के लिए फीस का निर्धारण करती है। सेक्शन 8 में उस फीस निर्धारण के कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं। राज्य सरकार का ये मानना है कि उन पैरामीटर्स में चूंकि कोविड-19 के कारण स्कूल्स रेगुलर ओपन नहीं हो पाए, फिजिकल अपीयरेंस नहीं हो पाई है, ऐसी स्थिति में उन पैरामीटर्स में कमी आई है और वो पैरामीटर्स में कमी आने के कारण अगर फी रेगुलेशन कमेटी पुनः फीस को निर्धारित करेगी। निजी स्कूलों द्वारा इसका विरोध किया गया है और अब देखना ये होगा कि जब राजस्थान हाई कोर्ट पूरे मामले में सुनवाई कर लेता है तो उसके बाद किस तरह का फैसला स्कूल फीस को लेकर कोर्ट का रहता है। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। राजधानी जयपुर के स्वास्थ्य भवन पर चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करने वाले चिकित्सा अधिकारियों ने कहा है कि लंबे समय से भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, 3 बार परीक्षा हो चुकी है, चयन प्रक्रिया होने के बाद नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो प्रदर्शनकारी चिकित्सा अधिकारियों से जो है बात की हमारे संवाददाता लवली वाधवा ने। राजस्थान में चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर के लगातार आवाज बुलंद की जा रही है। सरकार की ओर से अभी भी कोई स्पष्ट रुख नहीं होने की वजह से आज स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कतार में हैं कि जनता की सेवा के लिए अस्पतालों में पहुंचेंगे और जाकर के जनता की सेवा करेंगे। कोरोना के समय में डॉक्टर जो है उनकी खासी किल्लत जो है वो देखने को मिली और राजस्थान अछूता नहीं है डॉक्टरों की कमी से। हमारे साथ में जो डॉक्टर लोग हैं जो इस पूरे मुहिम को चला रहे हैं वो हमारे साथ में। डॉक्टर साहब, ये बताइए क्या आप लोगों की डिमांड है और सरकार तक बात कहां तक पहुंची है? सर, जून में सरकार ने हमारे लिए 2000 वैकेंसी निकाली थी।
उसके बाद सर 3 बार एग्जाम हुई है, जिसमें 2 बार इन्होंने उसको बिना किसी कारण बताए उसको निरस्त कर दिया। फिर तीसरी बार जब 26 अक्टूबर को एग्जाम हुई, उसके बाद सर हमारा रिजल्ट आया है और सारे सत्यापन वगैरह भी हो चुके हैं डॉक्यूमेंट्स के। उसके बाद लेकिन क्यों अभी तक हमें वैकेंसी नहीं दी गई है, अभी तक हमें जॉइनिंग लिस्ट नहीं आई है। ठीक है सर, आप और मुख्यमंत्री साहब ने कहा था 2 नवंबर को कि 10 नवंबर तक हम आपका सारा काम कर देंगे। उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा कि नवंबर में सारा काम आपका कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक इतने दिन हो चुके हैं, अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिली है। और हम जब अब इकट्ठे हो रहे हैं तो कभी हमें पुलिस खदेड़ रही है, कभी हमारे ऊपर लठ बरसाए जा रहे हैं। अगर अब ये हमें नहीं दी जाती है नियुक्ति तो हम 18 तारीख से अनिश्चितकाल पर भूख हड़ताल पर जाएंगे। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी यहाँ पर दी जा रही है। डॉक्टर्स ने यहाँ बताया अपने आप को कि वो किस तरह से बेरोजगार हैं, तमाम तरह के कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा रही। लेकिन स्वास्थ्य भवन पर इन लोगों ने पहुंचकर अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है। जो मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री, उनका कहना है कि जल्दी इस पूरे मसले को लेकर के सरकार जो है इसी सप्ताह के अंदर या इसी महीने के अंदर कुछ जो बाकी की कार्रवाई वो पूरी करेगी और इन डॉक्टरों को नियुक्ति देगी। लेकिन फिलहाल डॉक्टरों का जो सब्र है, वो सब्र का जो बांध है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लंबे समय से तीसरी बार लगातार एग्जाम होने के बावजूद भी डॉक्टरों की नियुक्ति का जो काम है वो राजस्थान में अभी भी अधूरा चल रहा है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। न्यूज 18 पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बेबाकी से अपनी बात रखी। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। इस पे 3 आपके मूल प्रश्न इस पे आते हैं, मैं पहले का उत्तर देता हूं। एमएसपी पिछले जब से शुरू हुई तब से केवल प्रशासनिक प्रक्रिया है, जो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। ये कभी भी किसी कानून का हिस्सा नहीं थे। हमने तो यहां तक कहा कि सरकार लिखित रूप में भी आपको देने के लिए तैयार है, तो ये इश्यू इनका रिजॉल्व होता है। दूसरा, आपने कहा इसमें ऐसी ताकतें जुड़ी हैं जो कोई टुकड़े टुकड़े गैंग हो या कोई किसी के लिए कोई छूट कराने की बात हो, कुछ दूसरे तरह के तत्वों की बात हो। ये देश ने देखा है। अब देश इसके ऊपर प्रश्न उठा रहा है कि आखिर ऐसे लोग भोले भाले किसानों को गुमराह करके क्या एजेंडा अपना करना चाहते हैं। तीसरा बात आपने कही कि 3500 करोड़ रुपया एक रिपोर्ट के अनुसार यहां पर नुकसान हो रहा है। मैं कहूं अमित जी साहब, सबसे बड़ी चुनौती थी कि महामारी के बाद इकोनॉमी की रिकवरी कैसे हो जी। सबसे सारी दुनिया की एजेंसीज ने अब कहा कि भारत ने बहुत अच्छा किया, वी शेप रिकवरी हो रही है। 91,000 करोड़ रुपया सितंबर 2019 में इकट्ठा हुआ तो इस साल 95,000 करोड़ हुआ। पिछले साल अक्टूबर में 95,000 करोड़ हुआ तो इस साल 1,05,000 करोड़ इकट्ठा हुआ। इसी तरह से 1 लाख करोड़ से ज्यादा नवंबर में इकट्ठा हुआ। तो सबको लगा अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ रही है। तो बीच में जब कुछ लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, जो अमरिंदर सिंह जी या बाकी कुछ लोग, और मैं नाम लेके कह रहा हूं, चाहे अमरिंदर सिंह जी हो या बाकी कुछ लोग हों, जिन्होंने वायदे किए थे कि वो पंजाब के किसानों का कर्जा माफ करेंगे, नहीं कर पाए। रुक करते अगली खबर का। टोंक के नवनिर्वाचित जिला प्रमुख सरोज बंसल ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ समारोह पूर्वक अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण से पहले मनशापुर भूतेश्वर महादेव मंदिर से जिला परिषद भवन तक बीजेपी की ओर से रैली निकाली गई, जिसमें जिला प्रमुख सरोज बंसल के अलावा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रैली का कई जगहों पर पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। विकास में सबके पानी, जो सड़कें हैं और जो ये वृद्धावस्था पेंशन है, इनको सबको लेके हम सबका मिलजुल के काम करेंगे और किसी को निराश नहीं होने देंगे। जिस हिसाब से हमने अभी बिजली, पानी, सड़क, सब चीज के लिए पंचायत समिति में और जिला परिषद में सारी योजनाएं आती हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना भी जाती है तो जिला परिषद के टेबल से ही जाती है। मैं समझता हूँ जो कोई गाँव बच रहे हैं उन सबको जोड़ने की बात करेंगे। भरोसा उसकी विजय है और मुझे भरोसा है, जैसा मैंने कहा भी, कि हम आपकी सेवा करके ये ऋण चुकाएंगे। और बात करते हैं मुन्ना भाई की। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज में 21 अक्टूबर को उर्दू पेपर की परीक्षा देने वाले फर्जी परीक्षार्थियों को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गांव झरिया के जाकिर को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में लोहिया कॉलेज के सहायक केंद्राधीक्षक सुरेश कुमार मेघवाल ने 21 अक्टूबर को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस के मुताबिक कॉलेज में उर्दू भाग तृतीय का प्रश्न पत्र था, जिसमें परीक्षार्थी रियाजत खां के स्थान पर जाकिर प्रश्न पत्र हल कर रहा था। शक के आधार पर पूछताछ करने पर उसने फर्जी परीक्षार्थी बनकर शामिल होने की बात कबूली है और जिसके बाद आज उसे गिरफ्तार किया गया।
आरयू में कल से सप्लीमेंट्री परीक्षाएं और विशेष परीक्षा का शुरू हो रही है और यूजी और पीजी की फाइनल ईयर की परीक्षाओं में जो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री रहे उनकी परीक्षाएं होंगी और जबकि इसी के साथ कोरोना की वजह से इन परीक्षाओं में शरीक नहीं हो सके थे, ऐसे स्टूडेंट्स की परीक्षा भी कल से आयोजित होगी। परीक्षा को लेकर यूनिवर्सिटी ने तैयारियां कर ली हैं और यूनिवर्सिटी के साथ ही दौसा और कोटपुतली में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के आयोजन को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक वीके गुप्ता ने बताया कि परीक्षाओं में कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। विशेष परीक्षाएं यूजी और पीजी के लिए प्रारंभ हो रही हैं। इसके साथ साथ यूजी की पूरक परीक्षाएं भी कल से प्रारंभ हो रही हैं। चूंकि छात्रों की संख्या कम है इसलिए सीमित मात्रा में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अधिकांश परीक्षा केंद्र जयपुर में ही रखे गए हैं, बाकी कुछ जैसे कोटपुतली और दौसा में परीक्षा केंद्र रखे गए हैं। और बात कोहरे के कहर की कर लेते हैं। मौसम में बढ़ती सर्दी और कोहरे का असर अब ट्रेनों की रफ्तार थामने लगी है। कोहरे के चलते रेल सेवा खासी प्रभावित नजर आ रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 6 ट्रेनों को आने वाले दिनों के लिए पूरी तरह और आंशिक तौर पर रद्द किया है। जिन क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहता है ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से ट्रेनों का संचालन बमुश्किल किया जाता है। साथ ही कोहरे के कारण रेलगाड़ियां कई घंटे विलंब से भी रहती हैं। ऐसे में इससे पहले ही एहतियातन रेलवे ने अपनी ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। एक इंजीनियरिंग के छात्र ने ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसका इस्तेमाल कर पुलिस और स्थानीय प्रशासन कोरोना काल में मास्क नहीं पहनने वालों को आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। रिपोर्ट देखिए। नहीं बचेंगे मास्क को इग्नोर करने वाले। मरुधरा में मास्क नहीं पहनना पड़ेगा भारी। कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूरी है, लेकिन जो मास्क ना पहने उस पर शिकंजा कसने में मदद के लिए आ गया है एक सॉफ्टवेयर। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। अगर आप मास्क पहनने से बचते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि राजस्थान पुलिस इसके लिए सॉफ्टवेयर की मदद लेने जा रही है और इसे तैयार किया है जोधपुर के छात्र रोहन दुबे ने। हैदराबाद से इंजीनियरिंग कर चुके रोहन ने कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने में कारगर साबित हो रहे मास्क को डिटेक्ट करने वाला एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में वेब कैम और सीसीटीवी की मदद से मास्क नहीं पहनने वालों को डिटेक्ट कर बताएगा कि किसने मास्क नहीं पहना है। ये सॉफ्टवेयर मास्क जो नहीं लगाते हैं और जो मास्क लगाते हैं तो उनको एक वेबकैम या कैमरे, सीसीटीवी वेबकैम या किसी भी कैमरे के थ्रू डिटेक्ट करेगा। तो जैसे कि ये जो लोग सॉफ्टवेयर नहीं लगाते उन पे लाल कलर का से चिन्ह लगा देता है। तो जैसे ही ये कमिश्नर ने देखा और डीसी राजेश जी ने देखा तो उन्होंने मेरे को ही बताया कि हाँ, हम इसको आगे लगाने के लिए इस पे प्रयास करेंगे। रोहन के मास्क डिटेक्ट सॉफ्टवेयर का वीडियो देखने के बाद जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने उसे कारगर बताया। पुलिस इस सॉफ्टवेयर को नियंत्रण कक्ष में लगे सिस्टम से जोड़कर बगैर मास्क के घूम रहे लोगों का पता लगा सकती है। इनके द्वारा डेवलप किया गया जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो बिना मास्क जो चल रहे हैं उनको लाल कलर में दिखा देते हैं और जो मास्क पहन के जो चल रहे हैं उनको हरा कलर में दिखा देते हैं। और उसके साथ साथ जो प्रॉपर तरीके से मास्क नहीं पहना है उनको भी ये सॉफ्टवेयर द्वारा डिटेक्ट किया जाते हैं। और एक बहुत बढ़िया अच्छा इनोवेशन है और निश्चित रूप से इसको मेरा ये पूरा मानना है कि आने वाला टाइम में एनफोर्समेंट में, विशेष रूप से जो मास्क एनफोर्समेंट में, ये काफ़ी कारगर हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में मास्क का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार ने इसके लिए नियम भी बनाए और जुर्माना भी वसूला, लेकिन लोग बिना मास्क के बाहर और बाजार में घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे में यदि रोहन के मास्क डिटेक्ट सॉफ्टवेयर को जोधपुर के साथ पूरे प्रदेश में अपनाया जाए तो पुलिस और सरकार को इसमें काफी मदद मिलेगी और संक्रमण से आम लोगों की रक्षा भी हो सकेगी। ललित सिंह, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। राजस्थान में मीठा पानी एक सपना लगता है, लेकिन ये सपना अब साकार हो रहा है। कैसे हुआ ये चमत्कार, रिपोर्ट देखिए। नल से पानी भरती इन लड़कियों की तस्वीरें आपके लिए भले ही कॉमन हो,
लेकिन बाड़मेर के बाशिंदों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं। जी हाँ, ये वो सपना है जिसकी आस में न जाने कितनी पीढ़ियां खप गईं। ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, जनता को मीठा पानी पिलाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन लोगों को शुद्ध पानी नसीब नहीं हुआ। इसके बाद आई वो खबर जिसकी सदियां राह देख रही थी। सरहदी गांव में 92 आरओ प्लांट शुरू, मीठा और शुद्ध पानी का सपना हुआ सच। ग्राम कमेटियां कर रही संचालन। सरहदी बाड़मेर के अंतिम छोर पर बसे गांव में इन आरओ प्लांट के लगने के बाद बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। यहाँ खारे पानी की समस्या से लोगों को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। से पहला कि वहाँ पर हमारे कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, लेकिन फिर हमने इसको पूरा रिवाइव किया है। एक पूरी मीटिंग चली है पीएचडी के साथ और हमारी पूरी टीम बैठक की है कि किस तरह से इसको हम लोग दोबारा रिवाइव करेंगे, क्योंकि पानी ही बहुत आवश्यक है पूरे जिला में। किरण फाउंडेशन की ओर से जीवन अमृत परियोजना के तहत लगाए गए आरओ प्लांट ग्राम पंचायत और जलदाय विभाग की देखरेख में संचालित हो रहा है। भविष्य में ये सुचारू रूप से चले, इसके लिए गांव स्तर पर एक गांव विकास समिति बनाई जाएगी, जिसका मुखिया सरपंच होगा। कहना गलत नहीं होगा कि इस चमत्कार से न सिर्फ आधी आबादी को पानी लाने की कड़ी मशक्कत से मुक्ति मिली, बल्कि ग्रामीणों को अशुद्ध पानी से होने वाली बीमारियों से भी निजात मिलेगी। बाड़मेर में सैकड़ों की संख्या में लग चुके आरओ प्लांट सरहद के ग्रामीण इलाकों में सुखद बदलाव लेकर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 राजधानी के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। गरीबों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की गहलोत सरकार की योजना शहर शहर आकार ले रही है। बाड़मेर में इंदिरा रसोई योजना का लाभ पूरे जिले के लोगों को मिल रहा है। सीएम अशोक गहलोत का सपना साकार। गरीबों को सस्ता भोजन देने का सपना पूरा। इंदिरा रसोई से गरीबों को मिल रहा सस्ता खाना। टेबल पर बैठकर घर जैसे भोजन का आनंद ले रहे लोग किसी होटल या रेस्टोरेंट में नहीं बैठे हैं, बल्कि राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना का एक केंद्र है, जहां गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों और आम लोगों को मात्र 8 रुपए में भरपेट स्वादिष्ट भोजन मिलता है। एक महीने से कंटिन्यू यहाँ पे इस इंदिरा रसोई पे आ रहा हूँ और मेरे को पहले स्टार्टिंग में मेरे को यहाँ पे तो रहने में ब्रेकफास्ट के लिए मार्केट वगैरह जाना था और टाइमली ब्रेकफास्ट अच्छा भी नहीं मिलता था, तो वो दिक्कत प्रॉब्लम होती। और एक्चुअली इसे इंदिरा रसोई से बेनिफिट ये हुआ कि मेरे को टाइमली 8 बजे से 1 बजे तक कभी भी मैं यहाँ पे खाना खा सकता हूँ और फुल डाइट मिलता है 8 रुपये में, कम रुपये में खाना मिलता है। इंदिरा रसोई संचालक को प्रति थाली सरकार 20 रुपए देती है और संचालक सेवा भाव से गरीबों को 8 रुपए में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मुहैया कराते हैं, जिसमें रोटी, दाल, चावल और 2-3 किस्म की सब्जी के साथ ही अचार भी परोसा जाता है। और ये टारगेट प्लस संस्था जो हमारी है उसको आवंटन किया गया है जिला प्रशासन और नगराम की तरफ से। शुरू में हमें बहुत सी बाधाएं आई, पानी भी नहीं मिलता था, खाना बनाने की जगह भी नहीं थी, इसलिए हमें बहुत परेशान बना था और लोग भी खाना खाने के लिए कम आते थे, थालियां मिलने से कम निकलती थी, हमें बहुत परेशानी हुई। 3.5 माह में 1,04,000 से ज्यादा गरीबों को भोजन कराकर बाड़मेर का इंदिरा रसोई केंद्र ने रिकॉर्ड कायम किया है और लगातार पेट भरकर एक नजीर पेश कर रहा है। प्रेमदान, न्यूज़ 18 राजस्थान, बाड़मेर। बात कांग्रेस के सेवा दल की करते हैं। कांग्रेस ने फाइनल यानी 2024 आम चुनाव की अभी से तैयारी शुरू कर दी है। अजमेर में कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जमीनी स्तर की रणनीति पर मंथन की तैयारी है। सीएम अशोक गहलोत भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। फाइनल की तैयारी, अब सेवा दल की बारी। कांग्रेस को मजबूती के लिए तैयार है सेवा दल। दो साल की रोड मैप पर फोकस।
नए रोल में सेवा दल। 17 दिसंबर तक अजमेर में सेवा दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2 साल के दौरान किए गए कामकाज के साथ ही आगामी 2 साल के कामकाज का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। साथ ही इस बैठक में देश में चल रहे तमाम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की तैयारी है। सेवा दल अपनी भूमिका कैसे तय करेगा और आने वाले समय में क्या यात्राएं होगी, जनसेवा का कार्य कैसे होगा, राष्ट्र निर्माण का क्या होगा, और मिलकर हम लोग आने वाले समय में इस जनता के साथ हो रहा दुराचार, उसके साथ हो रहे अत्याचार, उसके खिलाफ लड़ने की तैयारी करें। दरअसल सेवा दल इस बैठक के जरिए अपनी पुरानी पहचान को वापस से स्थापित करना चाहता है और यही वजह है कि कैडर की जब भी बात आती है तो उसकी तुलना आरएसएस से की जाती रही है। लेकिन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई का मानना है कि सेवा दल और आरएसएस से तुलना ही नहीं है। हम सेवा दल अपनी जो पुरानी पहचान थी उसी को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सेवा दल को कतई आरएसएस के समकक्ष नहीं बनना है, ना उनके जैसा बनना है, ना उनके कुकर्मों की तरह हमारे कर्म को करना है। हम वो जहर फैलाते रहते हैं, हम अमरूद पिलाते रहते हैं, वो लोगों के बसे हुए जो घरों को, झोंपड़ियों को तोड़ने का या जलाने का काम करते रहते हैं, हम आसियानों को बसाने का काम करते रहते हैं। तो ये उनकी वो खंडनात्मक प्रवृत्ति है, हमारी रचनात्मक प्रवृत्ति है। सेवा दल के सदस्यों की संख्या में 1 साल में कई गुना का इजाफा हुआ है। 1 साल पहले जहां सदस्य संख्या 12,000 सदस्य थे, वो अब बढ़कर 3 लाख की संख्या पार कर चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।